चाइना की रहने वाली एक लड़की एक दिन पुलिस वाले को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद कहती है कि कोई लड़का है, कोई शख्स है, कोई आदमी है जो काफ़ी देर से मेरा पीछा कर रहा है। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तो पूछने के बाद वो आदमी, वो शख्स मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, मेरे ऊपर हमला कर रहा है। अब पुलिस वालों के पास जब फ़ोन आता है, चूंकि मामला एक लड़की का था, तो पुलिस वाले भाग के उस लड़की के पास जाते हैं, उसके बताए हुए एड्रेस पे जाते हैं और जाने के बाद उस आदमी को, उस शख्स को पकड़ते हैं, उस शख्स को दबोचते हैं और दबोच के अपने साथ अपने पुलिस स्टेशन, अपने पुलिस थाने लेके जाते हैं। अब पुलिस थाने ले जाने के बाद पुलिस वाले, चूंकि वो एक लड़की का पीछा कर रहा था, तो उन्हें लगता है कि कहीं ये कोई चोर ना हो, कोई डकैत ना हो, कोई चैन स्नेचर ना हो। इस वजह से उस आदमी का, उस शख्स का जो चेहरा था, उसकी जो तस्वीर थी, अपने डेटाबेस में खंगालने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दो तीन मामलों में, दो तीन चोरी या छिनैती के मामलों में, छेड़खानी के मामलों में संलिप्त हो, तो शायद किसी पुराने मामले में भी इसका खुलासा हो सके। लेकिन जब पुलिस वाले इस शक पे कि दूसरे मामले में संलिप्त ना हो, उस आदमी का चेहरा अपने डेटाबेस में मैच कराते हैं, तो जो चीज़ निकल के सामने आती है, उस चीज़ को जानने के बाद, उस चीज़ को पढ़ने के बाद, अपने डेटाबेस में चेक करने के बाद पुलिस वालों की एक तरह से पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो एक मामूली चोर और मामूली चैनी सिग्नेचर, जिस शख्स को, जिस आदमी को समझ रहे थे, वो 65 से ज़्यादा मामलों में, 65 से ज़्यादा हत्या के मामलों में संलिप्त था। और एक ऐसा शख्स था जिसकी तलाश पिछले कई सालों से 4 राज्यों की पुलिस को थी और लगभग पूरे देश की जितनी एजेंसियां हैं उनको थी। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी के कई ऐसी पहलू हैं, कई ऐसी चीज़। और सबसे पहली बात, इस कहानी को सुनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब मैं कोई और टाइप की कहानी लाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कल मैंने कानपुर की घटना के ऊपर एक कहानी बनाई, तो मैं देखता हूँ कि ऐसी कहानी आप शायद कुछ कम सुनना पसंद करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, आप जो सुनना पसंद करेंगे वही सुनाना मेरा काम है, क्योंकि आपसे ही मैं हूँ। तो इस वजह से सीरियल किलर्स की इस सीरीज़ पे एक बार फिर से लौट के आया हूँ। और आज की जो कहानी है, इस कहानी में कई तरह की चीज़ें हैं। और इस कहानी में आप चाइना की चाहे जितनी बुराई करें, लेकिन चाइना की कानून व्यवस्था, चाइना की अदालत, इन सारी चीज़ों पे आज आपको फ़ख्र भी होगा। और कई ऐसी चीज़, कई ऐसे पहलू हैं जो आपको परेशान भी कर सकते हैं, कई ऐसी चीज़ जो आपको विचलित भी कर सकते हैं। तो अब सीधा चलता हूँ कहानी के ऊपर, लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे वीडियो पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप एक लाइक करते हैं, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, एक कमेंट कर देते हैं, तो आप अपने तरीके से, अपनी तरफ से एक ग्लास ग्लूकोज दे देते हैं कल की मेहनत के लिए, कल और अच्छी कहानी लाने के लिए और रिसर्च करने के लिए। और पिछले एक दो दिन से थोड़ी, हो सकता है कहानियों में थोड़ी कमी लगी हो, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी और दुर्गा पूजा का माहौल है और मैं मूर्ति वगैरह लाने भी गया था, तो रात भर जगा था, तो गला वगैरह बैठ गया। इस वजह से थोड़ा सा अगर आपको कुछ परेशानी हुई तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और छोटा भाई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। 19 सितंबर साल 2000, चाइना के एक शख्स का, चाइना की पुलिस के पास एक फ़ोन आता है। और फ़ोन आने के बाद वो आदमी कहता है कि सर, मेरे पड़ोस में जो किसान रह रहा था, जिसका घर था, उस घर में किसी ने कत्लेआम मचा दिया। यानी कि जब मैं घर में गया तो मैंने देखा कि घर के जितने भी सदस्य थे, परिवार के जितने भी मेंबर थे, उनको कुल्हाड़ी से, चाकुओं से, फावड़े से काट दिया गया है, और आप जल्दी से आ जाइए। अब पुलिस वालों के पास जब ऐसा फ़ोन आता है, तो पुलिस वाले भाग के उस घर के पास जाते हैं और घर में घुसते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, छानबीन करते हैं। और घर में जाने के बाद देखते हैं कि घर के जितने सदस्य हैं, लगभग 3 लोग थे, तीनों लोगों को फावड़े से काट दिया गया था, कुल्हाड़ियों से काटा गया था, हाथ पैर को काट के अलग कर दिया गया था, सबके कपड़ों को उतार दिया गया था। यानी जिसने भी मारा था, मारने वाले ने जितनी दरिंदगी हो सकती थी, उससे ज़्यादा दरिंदगी उसने मारते समय दिखाई थी। अब पुलिस वाले जब ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो उनके लिए बड़ी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि साल 2000 में चाइना में ये सारी चीज़ें होती नहीं थी। अमूमन किसी गांव में, किसी कस्बे में ये सारी चीज़ें बहुत नई सी थी। तो पुलिस वालों को भी लगता है कि ये किस तरह का पहाड़, किस तरह का मुसीबत आ गया है। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं, अपने तरीके से सारे सबूत को, सारे तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, जहाँ तक हो सकता है। जितने भी फॉरेंसिक टीमें आती हैं, जो जो सबूत मिल सकता था, फिंगरप्रिंट वगैरह, ये सारी चीज़ें, फुटप्रिंट वगैरह, ये सारी चीज़ों को
कब्जे में लेते हैं और कब्जे में लेने के बाद जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। अब पुलिस वाले इधर जांच कर ही रहे थे, पहला फोन 19 सितंबर को आया था। इधर 1 अक्टूबर को एक दूसरा फोन आ जाता है। पुलिस वालों के पास जब फोन आता है और सामने वाला कहता है कि हमारे घर के बगल में जो घर जो घर के सदस्य थे, लगभग 4 लोग रह रहे थे, चारों लोगों को बहुत बुरी तरीके से किसी ने मार दिया है, काट दिया है। पुलिस वालों की एक तरह से हवा खराब कि अभी तो हम एक मामले की जांच कर रहे हैं, एक मामले की पड़ताल कर रहे हैं, कि इधर दूसरा फोन आ चुका है। अब पुलिस वाले भाग के वहां पे भी जाते हैं, मामले की जांच करते हैं तो देखते हैं कि घर के जो 3 लोग थे उन तीनों लोगों को मार दिया गया और चौथा एक लड़की थी, उसके साथ दरिंदगी की गई, उसके साथ रेप किया गया। और रेप भी ऐसा कि कोई शैतान, कोई जानवर भी वैसा काम ना करे। बहुत बुरी तरीके से रेप किया गया और रेप करने के बाद उस महिला को, उस लड़की को, बाकी पूरे उसके परिवार समेत फावड़े से और कुल्हाड़ी से और हथौड़े से काट दिया गया था, कुचल दिया गया था। यानी यहाँ पे भी मारने वाले ने पूरी बर्बरता दिखाई दी थी। अब कायदे से अगर देखा जाए तो ये दूसरा ही मामला था, लेकिन अगर हत्या, ये सारी चीजें गिनी जाए तो 3 पहली बार में और 4 पहली बार में, यानी 7 हत्याएं 2 ही मामले में हो चुकी थी। अब एक तरह से पुलिस वालों की हवा खराब की लगभग 15 दिन भी नहीं बीते और हमारे इलाके में 7 लोगों की ऐसे मौत हो चुकी है। अब पुलिस वाले जांच कर ही रहे थे, पड़ताल कर ही रहे थे कि जैसे ही फिर 15 दिन बीतता है, एक तीसरा मामला सुनाई देता है। और तीसरे मामले में भी सेम चीज कि मारने वाले ने फावड़े से, कुल्हाड़ी से, चाकू से जिसको भी मारा उसे बुरी तरीके से काट के छत बिछत कर दिया। जितनी भी महिलाएं थी, जितनी भी लड़कियां थी, उनके साथ रेप किया और रेप करने के बाद उन लड़कियों को, उन महिलाओं को भी हथौड़े से कुचल के मारा। अब एक तरह से अगर देखा जाए और पुलिस इस चीज पे गौर करती है कि जो भी था एक तरह से कोई पागल था, कोई सीरियल किलर था। पुलिस वाले अपने तरीके से अलग अलग एंगल्स पे इस मामले में जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। न कोई सुराग सामने आ रहा, न कोई सबूत सामने आ रहा। और एक चीज जो कॉमन मिल रही थी कि जो मारने वाला था उसकी हाइट लगभग 6 फुट के ऊपर की थी। अब इस बात का अंदाज भी पुलिस वाले ने इस चीज से लगाया था कि जो फुटप्रिंट मिले थे, जो जूतों के निशान मिले थे, वो अगर अपने इंडिया की भाषा में देखा जाए, हम लोग की भाषा में देखा जाए, तो जो जूते थे वो 10 नंबर के थे। अब जाहिर सी बात है 10 नंबर का जूता वही पहनेगा कि जिसकी हाइट काफी अच्छी। इस बात से, इस घटना की वजह से, इस जूते की निशान की मिलने की वजह से पुलिस वाले इस बात का कयास लगाते हैं, इस बात पे अपना मतलब भरोसा दिखाते हैं कि जो मरने वाला है, माफ कीजिएगा, जो मारने वाला, जो ये सारे अटैक कर रहा है, वो 6 फुट से लंबा है। और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाती है तो कोई बताता है कि हाँ, जिसको मैंने देखा था एक संदिग्ध है, वो काला कोट पहन के गया है। तो इस वजह से एक जो छवि निकल के सामने आई है, जो सारी चीजें मिलती हैं, उससे 2-3 चीज पुलिस वाले बताते हैं। जब मीडिया वाले पूछते हैं तो 2-3 चीज पुलिस वाले बताते हैं कि जो मारने वाला है वो 6 फीट से ज्यादा लंबा है और वो एक लंबा कोट पहन के आता है। अब पुलिस वाले फिर जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, सारी चीजें करते हैं। अब जैसे जांच पड़ताल कर ही रहे थे कि 15 दिन के अंदर एक चौथा मामला आ जाता है। इसमें भी घर के सारे सदस्यों को घुस के मार दिया गया था। मारने के बाद उनके लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप किया गया था। और रेप करने के बाद चाकू से, कुल्हाड़ी से, फावड़े से, कुदाल से, जो भी चीजें उस घर में मिल सकती थी, उन सारी चीजों से हत्या करने के बाद, या फिर यूं कहें कि काट के ही हत्या की गई थी। अब एक तरह से जब ये चौथा मामला सामने आता है तो जो बात अब तक उस शहर का नाम था टाउनशिप इलाके में जो एक लोकल पुलिस का मामला था, जब ये चौथा मामला सामने आता है तो कहीं ना कहीं ये मामला अब धीरे धीरे पूरे चाइना में फैलने लगता है और सबको लगने लगता है कि हो ना हो कोई ऐसा सिरफिरा जरूर है जो एक खास इलाके में इस तरह के मर्डर, इस तरह के काम कर रहा है। जो कि 4 मामलों में लगभग 2 मामलों में 7 थे, तीसरे मामले में भी 3 लोगों का मर्डर हुआ, चौथे मामले में भी 4 लोगों का मर्डर हुआ। तो लगभग 14 लोगों को 4 बार में मार दिया गया था। अब पुलिस वाले इधर जांच कर ही रहे थे, पड़ताल कर ही रहे थे कि एक दूसरे राज्य से, एक दूसरे शहर से कुछ ऐसी ही वारदात, कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। पुलिस वालों की एक तरह से सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि अब ये जो वाकया है, अब तक एक खास इलाके में हो रहा था, टाउनशिप में हो रहा था, अब दूसरे शहर में भी ये वाकया होने लगा। यानी जो मारने वाला है ये शायद कई राज्यों में घूम घूम के ऐसे सीरियल किलिंग को, ऐसे मारने को, ऐसे हत्या करने की घटना को अंजाम दे रहा है। अब मीडिया, सरकार, पुलिस प्रशासन, सबका दबाव
वहाँ की पुलिस पे था, लेकिन पुलिस के पास सुराग के नाम पे, सबूत के नाम पे बस दो चीज़ें थी कि जो मारने वाला है वो कोट पहन के आ रहा है और जो मार रहा है उसकी हाइट 6 फुट से ज़्यादा है। अब पुलिस वाले इसी अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं, घटनाएं आती रहती हैं। साल 2000 बीत जाता है, 2001 आ जाता है, पुलिस फिर जांच करती रहती है, घटनाएं आती रहती हैं। और फिर 2002 आ जाता है, फिर पुलिस जांच करती रहती है और घटनाएं आती रहती हैं। यानी लगभग 23 ऐसे मामले आ चुके थे और 23 मामलों में लगभग 67 लोगों की जान जा चुकी थी। आप सोच के देखिए कि 2 साल के अंदर 67 लोगों की हत्या, 23 लड़कियों का रेप और 23 ऐसे वाक़ये अंजाम दिए गए। अब पुलिस वालों की, आसपास की जो वहाँ की एजेंसियाँ थी, जांच एजेंसियाँ थी, सबकी एक तरह से हवा खराब। लोगों में एक दहशत हो गया था, खासकर जो टारगेट हो रहे थे वो किसान के लोग थे, किसान फैमिली थी। अब किसान, जो किसान फैमिली से बिलोंग करते थे, अब उन्हें एक तो ये चीज़ नहीं पता कि मारने वाला मार क्यों रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, हमसे क्या गलती है। इस वजह से जो आसपास के लोग थे, खासकर जो फॉर्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, उनके अंदर डर का माहौल, सिहरन का माहौल कि मारने वाला आखिर मार क्यों रहा है। सबसे बड़ा वजह तो यही जानने की जो बात है कि मारने वाला आखिर हमें मार क्यों रहा है। अब न पुलिस के पास इस चीज़ का जवाब, न मरने वालों के पास इस चीज़ का जवाब, न आसपास किसी एजेंसी के पास, न मीडिया के पास, न लोकल लोगों के पास, किसी भी शख्स के पास इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं था। पुलिस जांच करती रहती है, हत्याएं होती रहती हैं, घटना सामने आती रहती है। और अगर वहाँ के लोकल अखबारों इन सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखें और सारी चीज़ों को माने, तो जब से अमेरिका आज़ाद हुआ है, माफ़ कीजिएगा, जब से चाइना आज़ाद हुआ है, तो आज़ादी से लेके अब तक शायद जो वहाँ के लोगों का मानना है कि ये सबसे बड़ा सीरियल किलर था। अब इसका कोई नाम की पता, ये सारी चीज़ें जब मीडिया को नहीं मिलती हैं तो मीडिया वाले इसे मॉन्स्टर किलर करके इसकी खबरों को छापने लगते हैं। खबरें छपती रहती हैं, पुलिस जांच करती रहती है और घटनाएं सामने आती रहती हैं। लेकिन साल 2003 में एक महिला अगस्त के महीने में पुलिस को फ़ोन करती है और कहती है कि कोई आदमी है जो काफ़ी देर से मेरा पीछा कर रहा है और मैं अकेली हूँ। और मैंने उससे पूछा कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, तो आदमी कह रहा है कि पीछा करने का कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा और तुम ज़्यादा बोल रही हो। इस वजह से इतना कहने के बाद उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मैं मुश्किल से यहाँ से जान बचा के भाग गया हूँ। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं कि किसी लड़की के ऊपर हमला हो रहा है, लड़की के साथ बदतमीजी हो रही है, तो पुलिस वाले भाग के उस लड़की के पास जाते हैं, उसे प्रोटेक्शन देने के लिए, उसे बचाने के लिए। और जो भी सिरफिरा है, जो ये सारी चीज़ कर रहा है, माफ़ कीजिएगा पसीना बहुत हो रहा है क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो भी शख्स है, जो भी इंसान है, उसे एक तरह से पकड़ने के लिए, सज़ा देने के लिए पुलिस वाले वहाँ जाते हैं, उस शख्स को पकड़ते हैं। जो आदमी था वो भी बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करता, उससे उसका नाम पूछते हैं तो अपना नाम यांग सिन्हाई बताता है। अब पुलिस इस आदमी को अपने कब्जे में लेती है और ले जाके अपने डेटाबेस में चेक करती है कि कहीं किसी और मामले में ये संलिप्त ना हो। अब इसकी जब कदकाठी, ये फोटो, ये सारी चीज़ें मैच कराई जाती हैं तो पता चलता है कि इसकी जो भी डिटेल्स हैं, ये उन सभी 65 हत्याओं में कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंस दिखा रही है। अब पुलिस वाले जब ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसके फिंगरप्रिंट, ये सारी चीज़ें, इन सारी 23 मामले जो सीरियल किलिंग के मामले पिछले 2-3 सालों से चल रहे हैं, इन सारी जगह इसके फिंगरप्रिंट मिल रहे हैं, तो पुलिस वाले सोचते हैं और उन्हें लगता है कि हो ना हो इन सारे मामलों में इसी का हाथ है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं एक बार बड़े प्यार से कि क्या इन सारे मामलों में तुम्हारा हाथ है। तो कमाल की बात देखिए कि ये आदमी, इस शख्स यंग, किसी भी मामले से इनकार नहीं करता और सीधा सीधा कहता है कि हाँ, इन सारे मामलों में मेरा ही हाथ है। अब पुलिस वाले जब ये चीज़ सुनते हैं, क्योंकि जो पकड़ने वाले थे, जैसे हमारे देश में सिपाही, सिपाही के ऊपर हेड कांस्टेबल, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वैसे ही वहाँ पे भी लोअर अपर ये सारे अफसर होते हैं। तो जो सिपाही थे, जो निचले दर्जे के गार्ड थे, ये सारी चीज़ सुनते हैं तो एक तरह से उन्हें लगता है कि अब ये मामला हमारे लेवल का नहीं रह गया, अब इस मामले में हमें अपने आला अफसरों को बुलाना पड़ेगा। अब वो सिपाही अपने आला अफसर को फ़ोन करते हैं और सारे आला अफसर आते हैं। आला अफसर आने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल में, इस मामले की पूछताछ में यांग से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहला सवाल वो भी ये पूछते हैं कि क्या इन सारे मामलों में, जो पिछले 2-3 सालों में 67 हत्याएं हुई हैं, इसमें तुम्हारा हाथ है।
तो यांग बहुत पोलाइटली कहता है कि हाँ हमारा हाथ है, मैंने ही मारा और कौन सा गलत कर दिया, मार दिया मार दिया। अब ये सब सुनने के बाद उन आला अफसरों के भी एक तरह से पैरों तले जमीन निकल जाती है कि ये आदमी बोल क्या रहा है। अब यांग की कुंडली पुलिस वाले खंगालते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये था कि यांग है कौन, ये अगर ये सारी बात कह रहा है तो इसकी कहानी क्या है। अब जब यांग की कुंडली खंगाली जाती है और इसके बारे में पता किया जाता है, तो जो कहानी निकल के सामने आती है कि यांग का जन्म 29 जुलाई 1968 में चाइना के एक हेनान शहर के पास हुआ था। और इसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में, जैसे गांव होता है, गांव में कुछ लोग सामान्य जीवन जीते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ बहुत गरीब होते हैं। तो इसका जो जन्म था एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। अब गरीब परिवार में होने की वजह से न खाने को ज़्यादा चीज़ें थी, कई बार ऐसा हुआ कि इसे भूखा भी सोना पड़ा। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी, इतनी गरीबी, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद यांग पढ़ने लिखने में बड़ा ब्रिलियंट था। जब तक ये पढ़ा, लगभग 17-18 साल तक इसकी पढ़ाई इसके घर वालों ने कराई, बाद में पैसे की कमी की वजह से बंद करवा दी। तब तक ये अपने क्लास में इन सारी चीज़ों में हमेशा फर्स्ट डिवीज़न रहा, हमेशा पहला अव्वल रहा। लेकिन जब घर वालों के ऊपर बोझ बढ़ता है, पूरे परिवार में और भी सदस्य, सबकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, घर में पढ़ाई लिखाई के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो 17 साल की उम्र में यांग को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद यांग जो है ये जॉब करने के लिए और अपनी मेहनत मजदूरी के लिए बाहर जाता है, ताकि घर वालों की कुछ मदद कर सके, अपने परिवार की हेल्प कर सके। अब यांग जॉब करने के लिए जाता है, 17 साल की उम्र। लेकिन जैसे ही कुछ दिन जॉब करता है, 1987 में जॉब करने गया था और 1988 में इसके ऊपर चोरी का एक मामला दर्ज हो जाता है। और इन सारे मामलों में चाइना की जो पुलिस है वो बड़ी तेज है, बड़ी तर्रार है, अदालत भी बहुत तेज है। वो आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कैसे तेज है। जब इसके ऊपर चोरी का मामला दर्ज होता है तो इसे जेल भेज दिया जाता है। अब यांग का कहना है कि यह मामला इसके ऊपर फर्जी था। जेल भेजने के बाद कुछ महीने जेल में रहता है, जेल से वापस आता है। जेल से वापस आने के बाद फिर से एक चोरी होती है और इसमें फिर से इसका नाम दर्ज कर दिया जाता है। अब कायदे से 3 साल के अंदर इसके ऊपर 2 चोरी का मामला दर्ज हो चुका था। अब फिर से कुछ महीनों बाद ये जेल से छूट के आता है और जेल से छूट के आने के बाद 1996 में इसके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप, यानी एक लड़की से बलात्कार करने का प्रयास करने के जुर्म में इसे फिर से जेल भेज दिया जाता है। अब चोरी तक तो ठीक था, लेकिन जब इसके ऊपर रेप, अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज लगता है, तो इस चार्ज की वजह से, इस वाक्य की वजह से इसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी इसे छोड़ देती है और इस घटना की वजह से इसे 5 सालों की सजा होती है, यानी 1996 से 2001 तक। लेकिन बीच में ही साल 1999 में इसके अच्छे चाल चलन, इस अच्छे बर्ताव की वजह से इसे छोड़ दिया गया। लेकिन जब ये बाहर आता है तो देखता है, यांग जब बाहर आता है, पढ़ने लिखने में इतना होशियार बच्चा और फर्जी से फंसाया गया, जब ये बाहर आता है तो देखता है कि इसकी जो दुनिया है वो बदल चुकी है। इसके घर वाले इससे बात नहीं कर रहे हैं, इसकी जो गर्लफ्रेंड वो इसे छोड़ दी। समाज में अब आप भी सोचिए, अगर कोई रेप का आरोपी होगा तो बाहर आने के बाद रेप का आरोपी कितनी इज्जत, कितनी तवज्जो पाएगा। तो वही हाल, वही माजरा इसके साथ था। इसे ना कोई इससे सीधे मुंह बात करता, ना इससे कोई इज्जत देता। इस वजह से सारे समाज के लोग, सारे आसपास के लोग इसे ताना मारते हैं और इस वजह से इसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात बैठ गई कि मुझे इस समाज से, जिसने मुझे फर्जी फंसाया, जिसने मुझे झूठ फंसाया, इस समाज से मुझे कहीं ना कहीं बदला लेना है। और बदला लेने का एक ही तरीका था कि सबको मौत के घाट उतार देना। अब चूंकि जिस लड़की के रेप के जुर्म में, जिस लड़की के बलात्कार के जुर्म में से फंसाया गया था, वो लड़की एक किसान की लड़की थी। इस वजह से किसानों से, जो फार्मर बैकग्राउंड रखते थे, जो खेती किसानी करते थे, ऐसे सभी लोगों से इसने बदला लेने की सोची। और इसी कड़ी में 19 सितंबर 2000 में एक परिवार में घुसता है। अच्छा, ये इतना दिमाग लगाता था, इतना ज़हीन दिमाग था कि घर में घुसने के बाद और उससे पहले ही ये दुकान पे गया और इसकी हाइट 5 फुट 6 इंच थी और इसने एक लंबा कोट लिया, एक लंबा हैट लिया और इसके जो जूतों का साइज था वो 6 नंबर था अपनी यहाँ की भाषा में, और इसने 10 नंबर के जूते पहने, ताकि पुलिस वालों को जो कभी फुटप्रिंट मिले और पुलिस वालों को और आसपास से दिख जाए तो पुलिस वालों को ये लगे कि जो मारने वाला है वो तो 6 फीट लंबा है, 6 फीट से ज़्यादा, और जो सामने दिख रहा है ये तो छोटी हाइट का, यानी ये क्रिमिनल नहीं हो सकता। और इसी कड़ी में ये कई बार जब अपने घटना को, अपनी इन सारी चीज़ों को अंजाम दे के आता है, कई बार ये लोगों के सामने पड़ता है, लेकिन लोगों के दिमाग में जो एक फिगर था, जो एक चित्र था कि जो मारने वाला होगा वो 6 फीट लंबा होगा। इसी चीज़ की वजह से, इसी एक गलत, इसी एक मिसलीड की वजह से
ये कई सालों तक सीरियल किलिंग करता रहता है और सीरियल किलिंग करने के बाद ये वहां से बाइज्जत बच के भाग जाता था। और मारने के लिए ना कोई हथियार लेके जाता, न कोई अस्त्र शस्त्र, ये सीधा सीधा घर में घुसता, किसी के फार्म हाउस में घुसता। और चूंकि किसान का घर होता है, किसान का फार्म हाउस था, इस वजह से वहां पे कुदाल, फावड़े, कुल्हाड़ी, ये सारी चीजें बड़ी आसानी से रखी रहती थी। इस वजह से उन्हीं हथियार से ये सबको मारता, जो महिलाएं मिलती उनके साथ रेप करता। और मारता भी कहना गलत होगा, उनको काट डालता, उसके बाद वहां से निकल जाता। पुलिस वाले जब ये सारा माजरा सुनते हैं, सारा वाकया सुनते हैं, तो पुलिस वाले फिर एक सवाल पूछते हैं, और इस सवाल का जो जवाब है ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। जब इससे पूछते हैं कि क्या इतने लोगों को तुमने मारा, लगभग 67 लोगों को मारा, और शायद ये वाकया 77 भी हो सकता है, लेकिन 10 लोग अपनी जान बचा लिए, 23 से ज्यादा तुमने रेप किए, तो क्या तुम्हें कहीं से पछतावा, ये सारी चीजें कभी होती नहीं है? तो कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। किसी को मारना, जैसे आप लोग खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, सारी चीजें करते हैं, इसीलिए किसी को मारना भी मेरे लिए कोई बहुत गलत नहीं है। आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे डेली के काम है, उसी हिसाब से मेरे लिए किसी को मारना भी है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें लग जाता है कि अब इस आदमी के अंदर सुधार ही है सारा। अच्छा, सुधरने की कोई बात भी नहीं, जो 67 मर्डर कर चुका है, उस आदमी को अब क्या ही कहें। तो पुलिस वाले इस मामले को कोर्ट में लेके जाते हैं, और यहाँ से चाइना के कोर्ट की तारीफ करनी पड़ेगी। इस मामले की जो सुनवाई होती है वो लगभग 47 से 48 मिनट होती है, और 48 मिनट सुनवाई करने के बाद ही इस आदमी को दोषी पा लिया जाता है 67 मर्डर के मामले में, 23 रेप के मामले में, और 10 अटेम्प्ट टू रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में। और इसके बाद ही इन सारे मामलों में दोषी पाने के बाद इसे ऑन द स्पॉट सजाए मौत दे दी जाती है। और अगर इसकी डेट की बात करें तो 14 फरवरी 2004, ये 2003 के अगस्त में गिरफ्तार हुआ, सारी छानबीन हुई, और 14 फरवरी को ही गन स्क्वाड के सामने इसे रख के गोलियों से भून दिया गया। और इसी वजह से इस घटना के बाद ही चाइना के सबसे बड़े सीरियल किलर, जिसे मॉन्स्टर किलर के नाम से भी चाइना में जाना जाता है, उसका अंत हो गया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। काफ़ी गलती भी मुझसे हुई होंगी, चूँकि तबीयत भी डाउन और ये सारी चीज़ें, और बीच बीच में मैं डर भी रहा था, चूँकि दुर्गा पूजा का माहौल है। तो अगर कोई साउंड और कोई ये सारी चीज़ें चला देगा, तो मेरे पास कोई बहुत हाईटेक स्टूडियो नहीं है कि मैं नॉइस प्रूफ कर सकूं, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, चूँकि स्टूडियो ऐसा रखने का प्रयास होता है कि ज़्यादा नॉइस, ज़्यादा चीज़ें ना आए, तो इस वजह से पूरा पैक रखता हूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा, इस वजह से पसीना भी हो रहा है, तो हाथ मेरा बार बार चेहरे पे जा रहा है, चूँकि पसीना जिस जगह से आ रहा है वहाँ खुजली हो रही है। तो इन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन दुर्गा पूजा के बाद हो सकता है सारी चीज़ें सही हो जाएं। अगर आपको कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ का वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप एक लाइक कर देते हैं तो दिल से बताऊं, लाइक करने के बाद जब मैं देखता हूं कि मेरे वीडियो को कोई लाइक कर रहा है, कोई कमेंट कर दे रहा है कि भाई बहुत अच्छा, या फिर आप ये चीज़ सुधार सकते हो छोटे भाई, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर एक जगह एक दिमाग में आता भी है कि वीडियो बनाना आज पोस्टपोन कर दो, आज ना बनाओ, कल बनाओ, तो आपके लाइक, आपके कमेंट पढ़ने के बाद फिर रोज सोचता हूँ कि कुछ तो हैं, कुछ लोग हैं जो इतना मेरे पर भरोसा दिखा रहे हैं कि ये लड़का कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। तो अगर मैं रुक जाऊंगा तो कई लोगों के विश्वासों का खून हो जाएगा। इस वजह से कल रात मैं लगभग 3 बजे आया था अपने घर पे मूर्ति वगैरह लेके। उसके बाद सारी मूर्ति की पूजा वगैरह ये सारी चीज़ें हुई, और फिर जैसे ही मौका मिला 2 मिनट के लिए साउंड बंद हुआ, मैं तुरंत स्टूडियो में आ गया हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तो अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।